May I come? Please come. Good morning, sir. Morning. Please sit down, Thank you, Abhishek. sir. अभिषेक, आप अपने बारे में कुछ बताएं। आराम से बैठिए, जैसे कंफर्टेबल हो आप। हाँ। सर, मैं राजस्थान के करौली जिले का मूल निवासी हूँ और फिलहाल सवाई माधोपुर में परिवार के साथ रहता हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सवाई माधोपुर जिले से हुई। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन SVNIT सूरत से 2018 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की। उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। 18 से लेके अब तक? जी सर। बीच में कोई कैंपस प्लेसमेंट कुछ नहीं किया? सर, शुरू से गवर्नमेंट जॉब का था तो तैयारी कर रहा हूँ। तो फिर इंजीनियर काहे को बने? एक बंदे की जो सीट मारी तुमने। नहीं सर, टेक्निकल भी सीखा। टेक्निकल भी सीखा? हाँ, उससे थोड़ा एक्सपीरियंस रहा टेक्निकल का भी। उसको ओके। भी आगे काम लेंगे, फिर जो भी जॉब करेंगे उसमें उसका यूज भी करेंगे। आजकल चिप मैन्युफैक्चरिंग की बहुत सारी बात हो रही है। जी। ठीक है। हाल ही में एक ऐसी चिप की बात हो रही है जो कि ह्यूमन बॉडी में लगा दी जाए और उससे उसको बड़ा लाभ होने वाला है। क्या आपने सुना है कुछ ऐसा? जी सर। क्या है वो? जो एलन मस्क है, उन्होंने एक चिप बनाई है जिसको हमारे जो माइंड में उसमें ट्रांसप्लांट करके हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चला सकते हैं। उसमें टेलीपैथी एक टर्म यूज किया उन्होंने, उसका यूज कर सकते हैं इसमें। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चलेंगी उससे या कुछ और लाभ होने वाला है उससे? सर, उससे जैसे उसका सबसे पहले किन पर उसका इस्तेमाल किया जाने की प्रपोजल है और मैकेनिज्म क्या है उसका, किस तरीके से वो कम्युनिकेट करेगी? सर, एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उसका यूज जो पैरालाइज्ड पेशेंट्स हैं उन पे किया जा सकता है। उनके जो ऑर्गन्स हैं उनको मूव करवाने। कैसे करेगी? कैसे करेगी वो? आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आपको तो इसका ज्ञान होना चाहिए। सर, उसके लिए प्रोस्थेटिक्स बनाए जा सकते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से काम करे। नहीं, मुझे आप बताइए, जो पैरालिटिक पेशेंट है उसको क्या प्रोस्थेटिक चाहिए? कुछ ऐसे प्रोस्थेटिक्स जो हमारे ऑर्गन्स हैं जो पैरालाइज्ड हैं उनके ऊपर फिट कर दिए जाएं, फिर जो हमारे ब्रेन से सिग्नल्स ओके ओके। आप सवाई माधोपुर में रहते हैं? जी सर। ओके। आपने मछली के बारे में सुना? जी सर। कौन था मछली कौन था? सर, मछली एक फेमस टाइग्रेस थी सवाई माधोपुर। क्या खूबी थी, क्या था उसका, बताओगे कुछ? वो काफ़ी, एक तो वो लगभग 19 साल का उसका लाइफ स्पैन रहा, और जो रणथंभौर नेशनल पार्क में थी वो, वहाँ पर जो ज़्यादातर टाइगर्स हैं वो उसी की लीनिएज के हैं। और उसका नाम मछली, उसके जो लेफ्ट ईयर था उस पर मछली का एक निशान था मछली जैसा, तो उसका नाम मछली पड़ा। इसलिए उसका नाम मछली पड़ा। जी सर। आप करौली से आते हैं, हाँ सर। राइट? राजस्थान एक बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान से लगता है। जी। तो पाकिस्तान से हमारा राजस्थान का कितना लंबा बॉर्डर है? इंटरनेशनल बॉर्डर कितना है? सॉरी सर, बॉर्डर का लेंथ मुझे याद नहीं। और बॉर्डर में कौन से ज़िले लगते हैं ये तो मालूम होना चाहिए। जी, इसमें सर जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और हनुमानगढ़ जिले लगते हैं। अच्छा, पढ़िएगा जी सर। पढ़िएगा। मेरा आखिरी सवाल इसमें, सुप्रीम कोर्ट में आजकल एक डिबेट चल रही है और जो गवाई है, जो खुद एक दलित जज हैं, उन्होंने ये बात कही कि जो सब कास्ट जिन्होंने बहुत अच्छा उत्थान हुआ है जिनका, उनको रिजर्वेशन से निकाल देना चाहिए। एक सुप्रीम कोर्ट में डिबेट हो रही है। आपका क्या मानना है? मीनाज के बारे में आपका क्या विचार है? सर, मीनास को जो रिजर्वेशन मिला वो शैक्षणिक और सामाजिक आधार, पिछड़े आधार पर मिला था। तो उनका एक विशेष था कि जो IAS IPS ऑफिसर्स हैं उनके बच्चों को क्यों मिले। क्या आप उससे सहमत हैं? सर, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि जो IAS IPS, जिनके परिवार वाले IAS या IPS जैसी सर्विस में है, उनको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है और आर्थिक रूप से भी काफ़ी सशक्त रहते हैं वो, और सामाजिक रूप से पिछड़ा उनको नहीं कहा जा सकता।
मीना को सामाजिक रूप से तो पिछड़ा मानते ही नहीं है। शुरुआती दिनों में सर जब रिजर्वेशन मिल रहा 60 साल पहले था, अब तो नहीं मानता कोई उनको। अभी भी सर गांव में जाके देखें तो कई परिवार ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, उनके पास अभी भी सारी फैसिलिटीज नहीं है, जो खेती से जुड़े हुए हैं उनको सामाजिक रूप से पिछड़ा मान सकते हैं। उनको मिलना चाहिए, ना कि सरकारी कर्मचारियों को। जो सरकारी कर्मचारी ग्रुप सी या ग्रुप डी के हैं उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज उनके बच्चों को नहीं मिलती। ठीक ठीक, गुड पॉइंट। ओके, तो आपका ये कहना है कि जो ग्रुप ए और बी, तो उसमें जो लोग आ गए तो उनके बारे में विचार होना चाहिए। जी सर। चलिए ठीक है, तो सरकार निर्णय लेगी। ये आपका विचार है। ये बताओ कि आप राजस्थान के हो। जी सर। और राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल से काफ़ी अच्छे परिणाम मिले हैं। बहुत सारे रेगिस्तानी एरिया खेती में आ गया है इरिगेशन के कारण। ये इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ से शुरू होती है, कहाँ समाप्त होती है? सर इंदिरा गांधी कैनाल जो हरिके बैराज है, हाँ, वहां से इसका शुरू होती है और ये राजस्थान के हनुमानगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर जिलों में जाती है। टर्मिनेट कहाँ होती है? अच्छा ये बताओ, इसके कैचमेंट एरिया में या कमांड एरिया में कौन कौन सा जिला आता है? एक तो श्रीगंगानगर जिला है राजस्थान का, वो तो पहला हो गया। हनुमानगढ़ है और जैसलमेर जिला है। हाँ, बाड़मेर। अच्छा, किस नदी से पानी उठता है इसमें? सर इसमें सतलज नदी का पानी, सतलज व्यास नदी का पानी आता आप दो नदियों का नाम ले रहे हैं, कोई एक का बताइए। है। सतलज दोनों नदी का आता है? सतलज नदी का। हाँ, सतलज का। तो ये कॉन्फ्लुएंस जो सतलज ब्यास का है, ये क्या बैरेज के आगे हैं या उसके पहले हैं? सॉरी सर, इसका देखना पड़ेगा अभी। इसका मुझे आइडिया देखना भाई, पड़ेगा। आप यूपीएससी में इंटरव्यू देने आए हो और आपके राज्य से संबंधित बात है, कोई मैं आपका केरल या तमिलनाडु को तो पूछ नहीं रहा हूँ। सर, अच्छा ये बताओ, इसके फायदे तो खूब हैं जी, लेकिन इससे कुछ नुकसान भी हुआ है। ये जो पानी पहुंच गया वहाँ पर, इससे कुछ नुकसान भी हुआ है। क्या नुकसान हुआ है? पहले एग्रीकल्चर के बारे में बताओ। एग्रीकल्चर में सर एक तो जो सॉइल की सैलिनिटी है, लवणता, वो बढ़ी है। सैलिनिटी, इरिगेशन ज्यादा हम यहाँ पे रुक जाते हैं सैलिनिटी पर। जी। अब ये बताओ, पानी आया तो सैलिनिटी क्यों बढ़ेगी? सर जब पानी का हम सिंचाई करते हैं, ज्यादा सिंचाई करते हैं, तो जो जमीन में लवण है उनकी मात्रा बढ़ती है। ज़्यादा सिंचाई करते हैं? हाँ, अधिक सिंचाई से। तो ठीक है, ये बताओ, जैसे राजस्थान जैसी जगह है जी, जहाँ सैलिनिटी की संभावना रहती है, तो कौन सा माध्यम यूज करना चाहिए इरिगेशन के लिए? एक तो होता है फ्लड इरिगेशन, जी, दूसरा होता है यूजिंग, क्या बोलते हैं उसे, स्प्रिंकलर्स वगैरह वगैरह। जी। तो कौन सा? सर फ्लड इरिगेशन से सैलिनिटी की संभावना रहती है, तो इसकी बजाय माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स जैसे वो स्प्रिंकलर, फव्वारा सिंचाई। फव्वारा सिंचाई का, सर ठीक, हिंदी में उसे फव्वारा सिंचाई कहते हैं। वेरी गुड। और जैसे वो ड्रॉप सिंचाई पद्धति, उसका भी यूज किया जा सकता है। ड्रॉप सिंचाई पद्धति क्या है? जो बागवानी में पौधे लगाए जाते हैं उनकी सीधा एक नली के सहायता से उनकी जड़ों पर सीधा पानी को पहुंचाना। ओके ओके, बढ़िया। अच्छा अब ये बताओ, आखिरी क्वेश्चन राजस्थान से संबंधित। जी। राजस्थान में सैंड ड्यून्स होते हैं। सैंड ड्यून्स? सैंड ड्यून्स, जी। समझते हो ना? हाँ सर। इनकी एक खराब आदत होती है, चलते फिरते रहते हैं। जी। आज यहाँ हैं, आंधी तूफान आया, उठ के दूसरी तरफ चले गए। तो इनको कैसे स्टेबलाइज करते हैं? क्या पद्धति है इनको स्टेबलाइज करने की? सर इन पे वेजिटेशन किया जा सकता है। जैसे राजस्थान में झाड़ियाँ होती है, जो रेगिस्तानी इलाका है, तो झाड़ियों को लगाकर इनका रोका जा सकता है, मिट्टी का कटाव और इनका एक जगह से दूसरी जगह स्थापित होना। कौन सी झाड़ियाँ? जैसे हमारे उधर राजस्थान वो मरुस्थलीय इलाके में कीकर टाइप की झाड़ियाँ होती हैं, उनको लगाया जा सकता है। प्लीज सर। मीना जी, आप हिंदी साहित्य के जी सर। विद्यार्थी हैं। ये बताइए, भारत के हिंदी के मतलब राष्ट्र कवि का खिताब किसको देते हैं? सर
राष्ट्रकवि का खिताब एक औपचारिक नहीं है, बस पदवी दी जाती है। पदवी, हाँ, किसके नाम है इसके ये लिए? जो रामधारी सिंह दिनकर जी है उनके नाम उनको दी जाती है, और मैथिली शरण गुप्त, उनको भी दी जाती है। तो दोनों कवियों में दोनों की कविताओं की विशेषता कुछ आप बताएंगे? पढ़ा है आपने इनको? हाँ सर, थोड़ा। क्या विशेषता है इनकी कविताओं की? जो दिनकर जी है उनकी कविताएं ओज गुण से भरी रहती हैं, और मैथिली शरण गुप्त जी की कविताओं में स्वतंत्रता की वो देखी जा सकती है कि राष्ट्र की स्वतंत्रता के प्रति जो भावना है वो देखी जा सकती है। उस सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को आप किस वाद में मानते हैं? कौन से वाद के कवि हैं जी? सर ये छायावाद के कवि हैं। तो इनकी कविताएं तो छायावाद जैसी आदि कविताएं हैं, कुछ कविताएं तो छायावाद जैसी नहीं है, इनकी तो दूसरी निराला जी का व्यक्तित्व एक परिवर्तनशील व्यक्तित्व रहा है। उन्होंने शुरू में छायावाद की कविताएं लिखी, फिर उन्होंने उनकी कविताओं का एक खंडन किया, फिर वो कुछ दिन मार्क्सवाद जैसी कविताएं लिखी, फिर बाद में जाते जाते मार्क्सवाद का भी खंडन किया। जैसे कुकुरमुत्ता कविता है, उसमें उन्होंने मार्क्सवाद का भी खंडन किया। आपकी जो हिंदी साहित्य की जो ज्ञान है, ये आपको सेवा में, जब सब सेवा प्रशासन सेवा में चले जाएंगे तो कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे आप? क्या फ़ायदा होगा इसका? सर जो हिंदी साहित्य है वो हमें समाज के प्रति संवेदनशील बनाता है। जैसे गोदान जैसे महाकाव्य है, वो गांव में किसानों की दशा के बारे में बताते हैं, तो उनसे संवेदनशीलता आती है। नहीं, आपने एक सेकंड जी आपने कहा गोदान जैसे महाकाव्य। काव्य नहीं है ना वो सर महाकाव्य, सॉरी महाकाव्य नहीं, उपन्यास है। ओके। उपन्यास हमें किसानों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। तो इसी तरह जो उपन्यास या फिर साहित्य होता है वो समाज का आईना होता है। ठीक है, प्रतिबिंब है, तो उसको आप इस्तेमाल करेंगे, सही बात है। अब ये बताइए, हिंदी जो गैर हिंदी भाषी हिंदी क्षेत्र में आते हैं, वो हिंदी में पुल्लिंग स्त्रीलिंग का भेदभाव समझ नहीं पाते, क्योंकि कुछ ऐसे ही जो प्रथा चल गई उसी हिसाब से ये बोला जाता है। कौन सी चीज़ आता है, कौन सा लिंग पुल्लिंग होगा स्त्रीलिंग होगा, कोई इसका नहीं है, तो उनको बहुत दिक्कत होती है, वो उल्टा ही बोलते हैं काफ़ी बार। तो क्या कारण है, हिंदी में ये क्यों नहीं हुआ? हिंदी की ये कमी है आप बोलते हैं, हिंदी भाषा की? सर जो अन्य राज्यों के लोग हैं जो गैर हिंदी भाषी है, उनकी व्याकरणिक गलतियों की वजह से वो आता है आती में थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई मानकीकरण तो है नहीं? क्यों नहीं है मानकीकरण इसमें? बाकी भाषाओं में होता है, इसमें नहीं है। सर हिंदी में आता है आती ऐसी चीज़ों का मानकीकरण तो है। कहाँ क्या मानकीकरण है? बस आती है, बस इतनी बड़ी है, स्कूटर आता है, साइकिल आता है, साइकिल आती होना चाहिए ना, छोटी चीज़ है। बस आता है होनी चाहिए, कार आता है, तो वैसे तो आती है, उसको बना दिया, उसको फीमेल बना दिया और इसको मेल बना दिया साइकिल को। क्या लॉजिक है इसका? तर्क है कुछ? सर इसके पीछे तर्क मैं जितना सोच पा रहा हूँ तर्क तो नहीं, बस एक कॉमन जो समझ है उसके हिसाब से शायद बन रहा है। तो ये तर्क नहीं है कोई। आपने जन विश्वास बिल सुना है? क्या है जन विश्वास बिल? जन विश्वास बिल, सॉरी सर इसका देखना पड़ेगा, मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, एक आपको अंतिम प्रश्न दिया जाता है। ये कंट्रोवर्सी चल रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का। आप आपकी प्रशासनिक सेवा में आ गए हैं जी। और आपके स्टेट की जो स्टाफ एसोसिएशन का संगठन है वो पुरानी पेंशन स्कीम में जाना चाहता है, जबकि नई पेंशन स्कीम लागू है। आपको ये काम दिया जाता है कि आप इनसे बात कीजिए और ये कन्विंस कीजिए अपनी डिमांड विड्रॉ करें। तो कैसे कन्विंस करेंगे? सर मैं एनपीएस के लिए ही कन्विंस करूंगा, क्योंकि इससे एक तो आर्थिक जो दबाव है राज्य पर कम होगा। इसमें कुछ सुझाव दे सकता हूँ, जैसे जो देखिए, वो आर्थिक दबाव कम होगा, सुन लेंगे, उनको कैसे फायदा होगा वो आपको उनको समझाना पड़ेगा, तभी डिमांड विड्रॉ होता है, नहीं तो नहीं होता। सर एनपीएस के लिए उनको बताएं, उनको सुझाव देंगे कि जो एनपीएस में जो फंड है वो मार्केट से जुड़ा हुआ है, उसमें एक लिमिट रखी जाएगी। इससे नीचे अगर मार्केट जाएगा तो आपके फंड में कमी नहीं आएगी। ये तो फिर बर्डन पड़ गया सरकार के ऊपर, एक लिमिट के हिसाब से। ठीक। आपके पिताजी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, जी सर। एफसीआई का काम क्या है? सर एफसीआई के मुख्य रूप से 4 कार्य हैं। जैसे एक तो किसानों से एमएसपी पर खरीदारी करना और देश की खाद्य सुरक्षा के लिए बफर स्टॉक बनाए रखना, और जब इन्फ्लेशन बढ़ जाती है खाद्यान्नों की तो एफसीआई अपने जो सरप्लस है अपने पास खाद्यान्न का स्टॉक, उससे ओपन मार्केट सेल करती है, तो इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल आती है। और जब किसी राज्य में कई खाद्यान्नों की उपज अधिक है तो उन्हें डेफिसिट स्टेट्स है जहाँ पर उनकी
कम है उपज वहाँ भेजना। अगर मैं कहूँ कि एफसीआई के 3 काम है, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, जी। आप मानेंगे? जी, डिस्ट्रीब्यूशन का सर स्टेट्स का काम रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? डिस्ट्रीब्यूशन में जो अनाज है वो पीडीएस की दुकानों के माध्यम से जो पर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, जिला स्तर तक पहुंचाना किसका काम है? जिला स्तर तक सर एफसीआई का। एफसीआई का और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लिंकेज क्या है, ज़रा बताइए। सर लीकेज का तो एग्जैक्ट डेटा है वो मुझे। एक हम कहते हैं पीडीएस जी और एक है टीपीडीएस, टारगेटेड पीडीएस। जी दोनों में फ़र्क क्या है? सर जो पीडीएस स्कीम शुरू में शुरुआत की गई थी इसमें सभी को कवर किया गया था, लेकिन उसके बाद टीपीडीएस लाई गई 1997 से। इसमें जो पिछड़ा वर्ग है वो एक उनको पहचान की गई, सिर्फ उन्हीं को पीडीएस के लाभ दिए गए। टी का क्या मतलब? टारगेटेड टारगेटेड, तो पिछड़े वर्गों को टारगेट किया गया है। पीडीएस ठीक। सप्लाई। मुझे ऐसी और 2-3 स्कीम्स बताइए सरकार की जो टारगेटेड स्कीम्स हैं। सर एक तो अंत्योदय अन्न योजना और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, सर 2 ही स्कीम याद है। आप राजस्थान के रहने वाले हैं, गुजरात में पढ़े हैं। जी सर। दोनों राज्य बिल्कुल बगल बगल में। जी दोनों में समानताएं क्या हैं और फ़र्क क्या है? सर समानताओं के स्तर पर देखें तो दोनों का जो कल्चर है वो काफ़ी विविध है, काफ़ी विविधताएं पाई जाती है कल्चर में। जैसे राजस्थान में तो मारवाड़ का एक अलग कल्चर है, हम जिस साइड का मैं हूँ वहाँ का अलग कल्चर है, और गुजरात में काठियावाड़ी एक रीजन है, काठियावाड़, वहाँ का अलग कल्चर है, सौराष्ट्र का अलग कल्चर है। ठीक है, इस इसके अलावा प्रकार और भोजन की विविधताएं हैं दोनों राज्यों में। अब सबसे बड़ा अंतर क्या है दोनों राज्यों में? भाषा को छोड़ दीजिए। अंतर एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे बड़ा अंतर मानता हूँ सर। तो बिल्कुल बगल में, यही मैं पूछना चाह रहा था, दोनों राज्य बिल्कुल बगल बगल में, एक में इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ से कहाँ पहुँच गई, जी एक में कुछ खास, ऐसा क्यों? सर गुजरात में शुरुआत 2001-2 के आसपास कुछ कदम उठाए गए, जैसे कि इन्वेस्टमेंट समिट करवाना। ये तो राजस्थान क्यों नहीं कदम उठाता है? सर राजस्थान में अभी उठाए जा रहे हैं फिलहाल ऐसे कदम, जैसे अभी आयोजित की गई राजस्थान में भी इन्वेस्टमेंट समिट। शुरुआती समय में नहीं उठाए गए थे क्योंकि राजस्थान में सामाजिक स्थितियां जैसे पितृसत्तात्मकता है, बाल विवाह जैसी चीजें थी, शिक्षा का स्तर कम था, तो उन पे ज़्यादा फोकस किया गया इन्वेस्टमेंट इसकी बजाय। तो ये कारण देख पाता हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू। अभिषेक, आप तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। जी सर। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये ना इलेक्ट्रिसिटी में अभी हम इधर 220 वोल्ट यूज़ करते हैं, जी बाहर कई कंट्री में यूएसए वगैरह में 110 वोल्ट यूज़ करते हैं। क्यों ऐसा? क्या क्यों ऐसा अंदर? इससे फ़ायदा क्या है? कौन सा बेटर है? सर दोनों ही सिस्टम बेटर है। वहाँ अमेरिका जैसे देश में वहाँ पर फ्रिक्वेंसी डिफरेंट रहती है, वहाँ 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं वो ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि भारत में हम 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं, तो इस वजह से शायद वोल्टेज में चेंज। वोल्टेज और करंट है ना, जी उसमें क्या इक्वेशन क्या है? रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज, वो आप ये एक फॉर्मूला है, वो क्या है? ये सर ओम के नियम से निकलता है, V = IR, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ओके, सो वोल्टेज ज़्यादा करने से क्या फ़ायदा है? सर वोल्टेज ज़्यादा करने से जो करंट है उसकी वैल्यू कम रहेगी। अभी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन में, क्यों करते हैं? सर स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज या करंट के लेवल को स्टेप अप करने या स्टेप डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्यों स्टेप अप और स्टेप डाउन क्यों कर रहा है? सर जो ट्रांसमिशन है उसके लिए हम स्टेप अप करते हैं वोल्टेज को। ट्रांसमिशन में लॉस कम होगा, हाँ, है ना? करंट वोल्टेज ज़्यादा रहेगी तो करंट कम रहेगी, उससे हीट लॉस है ये कम होंगे सर। हाँ, वही बोलने का है आपको। अच्छा, दूसरा, ये राजस्थान में पावर, फॉसिल फ्यूल, रिन्यूएबल एनर्जी भी यूज़ करते हैं। जी क्या कितना एनर्जी फॉसिल फ्यूल से लेते हैं, कितना बाकी जगह से होता है?
नॉन फॉसिल फ्यूल? जो मेजर पोर्शन है सर राजस्थान में एनर्जी का, वो रिन्यूएबल एनर्जी, लगभग 55% के आसपास हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस कर रहे हैं राजस्थान में, और शेष हिस्सा फॉसिल फ्यूल से। रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज़्यादा कौन सा एनर्जी यूज़ करते हैं? राजस्थान में सर सोलार एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। सोलर एनर्जी, आपका थार डेजर्ट में पूरा जगह पे सोलर पैनल लगाएंगे तो अच्छा होगा। जी सर। क्यों लगाते नहीं? इतना बहुत अच्छा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, क्यों? क्या क्या समस्या है, प्रॉब्लम क्या है? सर जो एक तो इन्वेस्टमेंट की मेन समस्या इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि सोलार प्लांट को लगाने में कॉस्ट बहुत रहती है, और इसके साथ लैंड की भी समस्या है। वहाँ पर कुछ जगह लैंड एक्विजिशन में समस्या देख सकते हैं, और सोलर पैनल का मेंटेनेंस भी थोड़ा कॉस्टली रहता है। जैसे उन पर अगर सॉइलिंग हो, राजस्थान के जो थार डेजर्ट है वहाँ पर धूल काफ़ी उड़ती है, तो सॉइलिंग से समस्या है, सॉइल से इफिशियंसी में कमी आती है। अच्छा, ये फिर आपका ये बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने 4 कास्ट क्रिएट किया। जी सर। ये 4 कास्ट कौन सा कास्ट है? सर एक इसमें 4 कास्ट में महिलाएं, युवा, गरीब और अन्नदाता किसान बनाए। बट अन्नदाता महिला भी हो सकता है, अन्नदाता गरीब भी हो सकता है। जी सर। ये कास्ट सब इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव तो नहीं है। सो ये कास्ट को पहले से भी हम सुन रहे हैं, गरीब है, अन्नदाता है, सबके लिए स्कीम क्या क्या है राजस्थान में? सिर्फ नारी के लिए स्कीम क्या है, इतना बताइए। नारी का उन्नति के लिए क्या क्या स्कीम राजस्थान में है? सर नारी के लिए एक तो महिलाओं के लिए एक वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की गई बालिकाओं के लिए, और स्कीमों के लिए तो एक कालीबाई योजना भी चलाई जाती है वहाँ पर बच्चे को पढ़ाने के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस के अनुसार राजस्थान कहाँ, कौन सा लेवल पे है? सॉरी सर, इसका पर सुना नहीं है ये चीज़। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ठीक है, ठीक है, सुना है। ओके, थैंक यू। बोल दिया सर 55% सोलर एनर्जी है, नहीं इतनी। या ओके, अभिषेक, आपसे जो एक हमारा औपचारिक वार्तालाप था वो समाप्त हुआ, जी थैंक यू तो आपको कैसा लगा? सर। अच्छा लगा। अच्छा लगा। और आपको कैसा लगा, कैसा रहा आपका इंटरव्यू, अगर आपने इंटरव्यू के नज़रिए से देखें? कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस पे मुझे थोड़ा काम करना पड़ेगा। कुछ काम करना पड़ेगा, फैक्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। ओके, आपने बहुत सारे अटेम्प्ट्स दिए हैं यूपीएससी के। जी सर। इससे पहले भी कोई इंटरव्यू दिया है? सर इससे ये पहला ही इंटरव्यू। पहला इंटरव्यू। और मॉक कितने कर चुके आप? सर 6 मॉक दे दिए। 6 मॉक दे चुके हैं। ओके, पहले हम बात करते हैं आपके मोटा मोटा जो बात करते हैं अपीयरेंस से बात शुरू करते हैं। जी ठीक है, अपीयरेंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, बढ़िया है। शेव वेव करेंगे या आप उस दिन? हाँ सर, तो थोड़ा ग्रूमिंग करके। इंटरव्यू कब है आपका? 13 फरवरी को सर। तो अभी है, तो आप लगभग तैयार है उसके लिए, तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है। जो आपने गैप्स की बात की उस पर मैं आता हूँ, तो ये थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दे लेंगे। दूसरी बात करते हैं कम्युनिकेशन पे। आपकी जो बात करते हैं, आप अच्छा बोलते हैं लेकिन बहुत ऊंचा बोलते हैं, बहुत लाउडली बोलते हैं आप, तो थोड़ा सा कोशिश करके हल्का बोलें। जी सर। क्योंकि इतने से ही कमरे में आप बैठ के बात करेंगे। आप एक हॉल में आपकी अगर इतनी ऊंची बात करनी है, एक हॉल के लिए तो वो ठीक है, लेकिन जहाँ आप छोटे से कमरे में बैठ के हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे शायद आपका बोलना बहुत ज़्यादा ऊंचा है। वर्बल कम्युनिकेशन ठीक है, आपका आई कांटेक्ट अच्छा है, आप बीच में स्माइल भी करते हो, वो सारी बातें ठीक है। नॉन वर्बल की अगर हम बात करते हैं, वो चेहरे का हाव भाव सारा ठीक है। आपके हाथ बिल्कुल नहीं हिलते, आपने हाथ बिल्कुल ऐसा रखा है कि कुर्सी से उठ ना जाऊँ मैं, तो दबा के बैठे हुए हैं अपने हाथ में। हाँ, ऐसा नहीं है,
ठीक है, तो ये यूट्यूब में आपको बताया आप कैसे कंफर्टेबली बैठोगे, बैठो। अगर आपने सच में घर पे या कहीं बैठना है, ऐसे रखोगे हाथ या किसी और तरीके से रखोगे? ऐसे भी रख सकते ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे रखिए। कहीं इस्तेमाल करना हो हाथों का तो इस्तेमाल कर सकते हो, हिला सकते हो। अगर आपको किसी ने ये बताया कि हाथ नहीं हिलाने हैं और ये नहीं हो, वो बड़ा एक असहज तरीका है। अगर आप ऐसा जाके बैठेंगे ना तो देखते ही वो समझ जाएंगे, हाँ भैया एकेडमी से कोचिंग लेकर आया है और इसके सवाल जवाब भी ऐसे ही देगा। तो आप बिल्कुल सहज होकर उत्तर दें, ठीक है, बिल्कुल सहज रूप से। अगर आपको हाथ हिलाने की आवश्यकता होती है तो आप वो कर लें। तो आप अपना बाकी जितना भी जो प्रश्न आप उत्तर नहीं दे पाए, हिंदी लिटरेचर की बात करते हैं, आपने हिंदी लिटरेचर पे किया है तो उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हिंदी लिटरेचर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो अब जैसे माइंड से बॉडी को मूव करने के लिए क्या एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज आता है, एक इलेक्ट्रिकल एक इम्पल्स जाती है, तो आपको ये सारा तो ध्यान होना ही चाहिए, है ना? तंत्रिका तंत्र से जाती हाँ, तो जिससे भी जाती है, आपने ये बात तो बताई नहीं, ठीक है, आपने तो ये कहा मुझे पता नहीं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। मुझे लगा वो मशीन्स के बारे में नहीं, मशीन के बारे में नहीं। आपने इलॉन मस्क की बात की, तो न्यूरालिंक कंपनी ने जो भी बनाया वो थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, है ना? तो आपने अपने इलाके के बारे में, राजस्थान बॉर्डर है, बॉर्डरिंग स्टेट है, थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो करंट अफेयर्स के ऊपर आप इंटरव्यू के डेट तक आप पढ़ते रहें, अपने बहुत अच्छा आप कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, ये आपके बहुत प्लस पॉइंट है, ठीक है। आवाज़ थोड़ा नीचा रख के बात करेंगे तो उसका ज़्यादा असर पड़ेगा जी। ठीक है। आपका कोई प्रश्न है, कोई पूछना चाहते हैं जिस बारे में कोई दुविधा हो आपके मन में? ये अब आगे मौका नहीं दूंगा तो ये ठीक है, मेरा लेवल ये हाँ, मतलब इस आप और दुविधा होगी जहाँ जाएंगे एक है ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो अभी आपके पास हफ्ता भर है जी। तो आप अपने हाथ पाथ और ज़्यादा मौक ना दें, आवाज़ अपना धीमी रख के जाएँ और खुले मन से जाएँ। ये नहीं सोचना है अंदर हमारे जैसे ही लोग बैठे होंगे, दोस्ताना बात भी करेंगे, मछली ऐसा आपको सहज बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। हाँ, तो बड़े अच्छा इंटरव्यू करके आइए। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ओके, Thank you. लीव नाउ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके, टाई थोड़ी छोटी रखिए, ये हाँ, बेल्ट आपके बेल्ट के तक आनी चाहिए। बेल्ट से नीचे नहीं जाता। जहाँ से बेल्ट शुरू होती है, यहाँ हाँ यहाँ हाँ, थैंक यू। और कलर थोड़ा सा कंट्रास्ट होना चाहिए आपके अच्छा है। कोट से। कोट से हाँ कंट्रास्ट, बाकी लाइटर होगा तो और अच्छा लगेगा। और लाइट हुई डार्क है आपकी। थैंक यू। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके।